हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र की तरफ से आने वाले जीएस पॉइंटर बुक के बारे में। और इसमें हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन को देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलबर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। 3 फरवरी 1893 को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। सही सुमेलित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 ने। वह अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। 1919 का भारत सरकार का अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं: प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत का राजस्व ब्रिटिश क्राउन संसद के नियंत्रण में आ गया 1858 के अधिनियम से। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई 1909 के अधिनियम यानी मार्ले विंटो सुधार से। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व एवं पुलिस में से आरक्षित थे। न्याय, प्रशासन, भू राजस्व एवं पुलिस। निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। और इसमें दो कथन दिए गए हैं, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसमें सही कथन है दूसरा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, तो 1924 और 1926 और 1945 के निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही कथन है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ या फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के बाहर यानी गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से रखने का प्रावधान था, और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू करने का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया भारत सरकार 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव हैं विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन और भारत के संघ का प्रस्ताव में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन शामिल नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। वह अधिनियम जिसने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, बिहार विधानसभा और बिहार बिहार विधान परिषद। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बदला गया था। बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। अगला टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936 और मुस्लिम लीग 1942 तथा सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में से भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। एम एन राय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट तथा जवाहरलाल नेहरू में से स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था एम एन रॉय ने। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में यह पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। में से जो सितंबर 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे वे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और जगजीवन राम 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये कथन सही है, जबकि कारण जो है वो गलत है। संविधान सभा के बारे में सही कथन है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था और यह बहुदलीय निकाय थी। भारतीय संविधान सभा के बारे में सही कथन है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना यानी प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष यानी प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए थे, फ्रैंक एंथोनी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो कौन था? तो प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर उसका असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या है 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत या अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये सही है। 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी, ये भी सही है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है, यानी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। कुछ घटनाक्रम है, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक गतिविधि है, उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले नंबर पे है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसके बाद है प्रारूप समिति की नियुक्ति, देन है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया और उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। सही कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर है ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इस पर नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन किनका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। अब हम लोग का अगला टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां।
संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा समिति और अध्यक्ष, इसको सही सुमेलित करना है। मूल अधिकार के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप बी आर अम्बेडकर और कार्य संचालन के एम मुंशी। ये सभी सही सुमेलित हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे 6 और डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। के एम मुंशी संबंधित है तो संविधान प्रारूप समिति से। संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला टॉपिक है संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारत की संघात्मकता व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है कनाडा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा के अधिनियम से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए आयरिश गणतंत्र से। मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिकी अधिकार पत्र से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वीमर सिद्धांत से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई थी। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है कनाडा से लिया गया था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यहाँ दोनों सही है यानी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान जिस देश से प्रेरित है यानी ये किसी से भी प्रेरित नहीं है और पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है यूएसए का। अगला टॉपिक है संविधान के भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से है यानी 25 मई 2025 की स्थिति अगर देखें तो 471 अनुच्छेद हैं। अभी वर्तमान में 495 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद है 395। संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में और वर्तमान में गणना के अनुसार ये 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है भाग 2। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में
और संघ का प्रावधान संविधान के भाग 5 में और राज्य संविधान के भाग 6 में है। नए राज्यों का गठन संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता संविधान के भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, पंचायत भाग 9 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, नगर पालिकाएं भाग 9 ए में, निर्वाचन भाग 15 में, अधिकरण भाग 14 ए में, सहकारी समितियां 9 बी में और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। आपात उपबंध भाग 18 में। भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है भाग 17 में। संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है भाग 13 में। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनने की या बनाने की परिकल्पना की गई है, तो वह है भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 4, 6 और 11 में से वह भाग जो केंद्र और राज्यों के मत संबंधों से संबंधित है, तो वह है भाग 11। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क और आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो वह है पहली अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचना करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची। भारत की तीसरी अनुसूची में उपबंधित है संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी तथा किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 60 में। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता संबंधी उपबंध है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन वर्णित है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्य संघ क्षेत्रों राज्य संघ या राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। चौथी में चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठी में असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 8वीं अनुसूची में भाषाएं और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम वर्णित है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण या संघ एवं राज्य एवं समवर्ती सूचियां। 8वीं अनुसूची में भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो वह है राज्य की नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमिका खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, वह है 5वीं अनुसूची। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो वह कथन जो इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है वह है कि इससे जनजातीय लोगों की जमीनें और गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 5वीं अनुसूची इस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन से संबंधित है वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध दिए गए हैं या किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ये सही है, और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही है। भारत के अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन है कि किसी राज्य के भीतर
किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉकों में गांवों का समूह होती है। संबंधित राज्यों के राज्यपालों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दें। स्वायत्त जिला के संदर्भ में सही कथन है, यानी प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है वो है अनुसूची 7। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं जो कि वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां थी जो वर्तमान में 59 हैं। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां थी जो वर्तमान में 52 हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले से, यानी समवर्ती सूची में कई सारे विषय हैं, इसमें एक आपराधिक मामले भी है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में आते हैं। जनगणना संघ सूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में शामिल है। समवर्ती सूची में है शिक्षा, और शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों के यानी वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है वह है 42वां संविधान संशोधन। वन समवर्ती सूची में आते हैं। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। शेयर बाजार संघीय सूची में आते हैं। केंद्र सूची में जनगणना आता है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है जो कि केंद्र के अधीन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है तो वह रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार सही कथन है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय प्रवासन, अंतर्राज्यीय संगरोध और निगम कर संघ सूची के अधीन संघीय विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का। कृषि तथा गैस और गैस संकर्म विषय है राज्य सूची में। स्थानीय शासन यानी पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना या नियोजन का विषय है समवर्ती सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची या सूची 3 में शामिल है तो वह है दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं सूची 3 के समवर्ती सूची में। व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार में से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है तो सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की वह अनुसूची जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी वो 9वीं अनुसूची है। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। सही कथन है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। कोहेल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है तो 9वीं अनुसूची से। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है वह है 10वीं अनुसूची। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची 11वीं अनुसूची में दी गई है। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या 29। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है अनुच्छेद 301 के द्वारा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98
और संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के क में, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा यानी नीति निषेध तत्व, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 2 में है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण, 324 में निर्वाचन और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य, 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, 371 क में नागालैंड, 371 ख में असम, 371 ग में मणिपुर और 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, 352 में आपात स्थिति की घोषणा, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद और अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां एवं लोक लेखें, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा और अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, अनुच्छेद 226 में विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति और अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 75 एक में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, अनुच्छेद 42 में शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45 में। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 क में नगर पालिका, भाग 9 ख में सहकारी समितियां और संविधान के भाग 14 क में अधिकरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।